हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम टैक्स। आज 17 दिसंबर 2022 को 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग कंप्लीट हुई, जिसमें कुछ बहुत ही बड़े डिसीजंस लिए गए हैं जो लॉन्ग टर्म में ईच एंड एवरी सप्लायर्स को, ईच एंड एवरी टैक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाली है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए या जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए। आज मैं आपके सामने ये जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज से ही बात करूंगा। मैं कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट पे नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं पॉइंट वाइज एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हर एक पॉइंट को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं इसको समराइज वे में एक वीडियो बना के आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मेजर डिफरेंसेस, मेजर चेंजेस क्या हैं, बड़े बड़े चेंजेस जो भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ रेट्स में चेंजेस करे हुए हैं, जो आप खुद से गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन डाले हैं। उसका पहले रेट क्या था, अब क्या हो रहा है। एक मेंथा ऑयल है जो पहले जीएसटी के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता था। मींस ये आई थिंक ये पुदीने की बात कर रहे हैं। और मेंथा अर्वेंसिस जो है वो आई थिंक पिपरमिंट की बात है। पिपरमिंट एक मिंट टाइप का होता है जिसका कूलिंग ऑयल्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। वो जो भी आप उसको डिटेल में देख लेना। इसके इन्होंने क्या किया, इसको रिवर्स चार्ज में डाल दिया है। तो ये बहुत ही रेयरेस्ट होंगे, लेकिन फिर भी जो है उनके लिए यूज़फुल है। उसके बाद से इन्होंने राब को, जो कि पहले से क्लासिफाइड है अंडर CTH 1702, इसमें 18% GST लगता है। अभी इन्होंने इसको एक्सट्रैक्शन करके स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर, इसका रेट सेम है बट इन्होंने कुछ इसके फॉर्म्स वगैरह चेंज किए हुए हैं। उसके बाद से आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे एक बहुत ही मेजर चेंज है जो कि कार्स वगैरह के लिए, जैसे कि इन्होंने दिया कि हायर रेट ऑफ कंपनसेशन सेस का एक हायर रेट लगाने जा रही है, जो कि मोटर व्हीकल के ऊपर है। उसके 4 क्राइटेरियाज है, जैसे कि वो SUV होनी चाहिए, उसकी इंजन कैपेसिटी 1500 cc होनी चाहिए, लेंथ उसकी 4000 mm होना चाहिए, और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm या फिर उससे ज़्यादा हो। फिर उसके बाद से मैं आ जाता हूँ 4th पॉइंट पे। यहाँ पे कुछ इन्होंने हस्क एंड पल्सेस के लिए भी लिखे हुए हैं, जो ऊपर डिस्कस किया है। लगभग ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं ये। नो GST इज पेबल वेयर द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया हुआ या फिर एज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की तरफ से आप सोचो, अगर आपने किसी की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया है बट उसको पर्सनल कैपेसिटी में लिया हुआ है रेसिडेंशियल यूज के लिए, तो यहाँ पे GST का कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। इंसेंटिव्स पेड टू बैंक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। बेसिकली क्या है कि जो रुपे सिस्टम है, रुपे कार्ड है, वो इंडिया का है और इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है। रीजन बीइंग, आपको जब आप वीज़ा कार्ड यूज़ करते हो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारी पेमेंट्स होती जो बाहर US को करनी होती है। उसके बाद से इन्होंने डिक्रिमिनलाइजेशन किया है GST में। कुछ पहले क्या होता था कि केसेस 1 करोड़ तक का, जिसमें GST फ्रॉड इंक्लूड है, फ्रॉड या फिर जो भी है आप उसको इवेजन कह लो या फिर अनइंटेंशनली है, तो उसको 1 करोड़ के केस को ये क्रिमिनलाइज कर देते थे। और आपके ऊपर जो भी प्रोसीजर्स होता था वो क्रिमिनल प्रोसीजर्स, आपके ऊपर जो सेक्शंस लगते थे वो IPC के लगा दिए जाते थे उसके, क्योंकि अगर आप IPC के सेक्शन में जाते हैं तो आप डायरेक्टली आप एज ए क्रिमिनल ट्रीट करा जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। उन्होंने क्या किया कि अभी 1 करोड़ से इसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया है। क्रिमिनलाइज करने के लिए 2 करोड़ की लिमिट हो गई है। लेकिन जहाँ पे फेक इनवॉइसिंग की बात है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या दोनों की, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसकी लिमिट अभी भी 1 करोड़ है। कंपाउंडिंग अमाउंट जो होता है, जैसे आपके ऊपर कभी कोई डिमांड्स आई तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर उनको फ्रॉड ऐसा कुछ ट्रीट होता है तो वो 50% to 150% ऑफ द टैक्स अमाउंट एडिशनल उसमें ऐड कर देते हैं कंपाउंडिंग अमाउंट में। लेकिन अभी ये इन्होंने कुछ रिड्यूस करके 25% से 100% तक कर दिया है। डिक्रिमिनलाइजेशन करा इन्होंने सर्टेन ऑफेंसेस है जिसको डिक्रिमिनलाइज किया है, जो कि क्लॉज G, H एंड K ऑफ सबसेक्शन 1 में है। जैसे कि अगर जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो GST ऑफिसर है, अगर आप उनको उनकी ड्यूटीज को करने से रोकते हो या फिर आप डेलिबरेट टेम्परिंग मटेरियल एविडेंस को आप छुपाने की कोशिश करते हो, जला देते हो, कुछ करते हो, या फिर इंफॉर्मेशन सप्लाई करने में आप फेलियर होते हो, नहीं कर पाते हो आप, इस केस को भी अभी इन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। रीजन क्योंकि आपको क्या होता था कि यहाँ पे ये मैटर ऑफ फैक्ट होता है, इसको
आपको ये प्रूव करना बहुत बड़ी बात होती है कि डेलिबरेटली हुआ है या ऑटोमेटेड हो गया या फिर बाय मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ आप इसको डिसाइड नहीं कर पाते थे। फिर रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन का एक इन्होंने पॉइंट डाला है। पहले क्या होता था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स का रिफंड किसी भी तरह से नहीं कर सकता था, बट अभी काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशन आई है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, जिसमें कि कुछ प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, कुछ प्रोसीजर्स बताए जाएंगे जिसके थ्रू एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड बायर भी जो होगा वो इन सच केस वो अपने रिफंड को अप्लाई कर पाएगा। फैसिलिटेट ई कॉमर्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, ये पॉइंट्स फ्रेंड्स पहले भी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किए जा चुके हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एक जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, अब वो क्या कर सकता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही ई कॉमर्स के थ्रू अपनी सेल कर सकता है। लेकिन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ये आप ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट, जो कि ये पॉइंट इरेलेवेंट लगता है क्योंकि कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको सेल्स विद इन स्टेट बहुत रेयरली देता है, आपको विद इन स्टेट का सेल मिलता ही नहीं है, और आई थिंक कोई ऑप्शंस भी नहीं है अभी फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल ने कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स अप्रूव कर दिए हैं जहाँ पे कि ई कॉमर्स के लिए ये चीज़ें ये लाएंगे जो कि 1 अक्टूबर 2023 से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स पैरा 7, 8A, 8B ये इंसर्ट किया गया था शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट 2017 के साथ, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019 से। यहाँ पे क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शन जैसे हाई सी सेल्स है जिसकी जो इंपोर्ट भी बाहर से हो रहा है और बाहर दूसरे देशों में चला भी जा रहा है, बस हमारा पोर्ट टच कर रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन थे जिसके इन्होंने अभी क्लैरिफाई किया है। However, no refund of tax shall be available in case where tax has already been paid। यहाँ पे अगर जो होता था कि आपके विद टैक्स विदाउट टैक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वहाँ पे अगर आपने पहले से कर रखा है तो वहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड 17 से 31 जनवरी 2019 जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं उसके बीच के रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते। द काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड टू अमेंड सब रूल 1 ऑफ रूल 37। रूल 37 का सब रूल 1 बेसिकली क्लेम और रिक्लेम ऑफ प्रोसेस का बात करता है, यहाँ पे रिक्लेम एंड क्लेमिंग प्रोसेस की बात करता है जहाँ पे आईटीसी रिवर्सल होता है। 180 डेज की पेमेंट की बात करते हैं, 180 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है, फिर आपको रिक्लेम भी करना है तो रिक्लेम की भी बात इसी सेक्शन में किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट इन्होंने कुछ रिकमेंड किए हैं जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही काम करेंगे 1 अक्टूबर 22 से। सब रूल 3 ऑफ रूल 108 एंड रूल 109 ऑफ CGST रूल्स 2017 टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर अपील अगेंस्ट एंड द इशुएंस ऑफ फाइनल एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे फाइनल एक्नॉलेजमेंट को लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे जो अभी ये इसको अमेंड कर रहे हैं जिससे कि क्लैरिटी हो जाए थोड़ी इसकी, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा डीप में जाने वाला है तो यहाँ एक सेपरेट वीडियो इसकी आएगी। 109 रूल 109 इन फॉर्म GST APL 1 ये भी सेम पॉइंट है, ये इसी से रिलेटेड है। रूल नंबर 109 को भी जहाँ पे आपको एप्लीकेशन अपनी विड्रॉ करने की फैसिलिटीज़ दी जाएगी इस तरह से। फिर सर्कुलर टू बी इशूड टू क्लैरिफाई द नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनीज टू इंश्योर्ड एन एडमिशन डायरेक्ट फॉर। यहाँ पे एक नो क्लेम बोनस की जो पॉलिसी होती है वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी इंश्योरर ने अभी तक कोई भी क्लेम नहीं किया अपने इंश्योरेंस में, लाइक व्हीकल में भी या जहाँ पे भी, अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है आपकी व्हीकल इंश्योर्ड और आपने कुछ भी क्लेम नहीं किया तो समटाइम्स वो बोनस भी ऑफर करते हैं आपको। तो वो जो बोनस है इंश्योरेंस कंपनी जो आपको ऑफर करती हैं वो GST रेजाइम से बाहर रहने वाला है। यहाँ पे DRC 25 एक है जिसको इन्होंने अमेंड करने की बात की है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टैक्स पेयर पहले से बैंकक्रप्ट हो चुका है उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जो डिस्कस किए हुए हैं। ये 11th पॉइंट है सब रूल 3 ऑफ रूल 12 ऑफ CGST रूल्स 2017। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि पहले क्या होता था, जो रजिस्टर्ड हो जाते थे एज अ TDS/ टीचर्स कलेक्टर जो भी है इस तरह के जो रजिस्ट्रेशन होते थे, यहाँ पे क्या था कि अगर समटाइम्स ऐसे मिस्टेक्स बहुतों से हुई है कि जो ई कॉमर्स सप्लायर्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने आप का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया। अब उनको ये कैंसिल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो अभी गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन फैसिलिटेट कराया है, ये ऑप्शन अब आने वाला है
आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा सकते हो। उसके बाद से इन्होंने कुछ पॉइंट जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोकेशन को लेके कन्फ्यूज़न होती है वहाँ पे डिस्कस किया है। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रजिस्टर्ड पर्सन, अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ हैंडओवर ऑफ द गुड्स विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे इन्होंने एक प्रोविजो दिया है, व्हेन ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। अभी इस पॉइंट को ये ओमिशन में डालने वाले हैं, इसको हटाने वाले हैं। ये पॉइंट के लिए रिकमेंडेशन है कि इसको हटा दिया जाएगा। तो इसको हटाने के बाद से क्या किस तरह के कॉन्सेप्ट्स बचेंगे वो अभी डिस्कस करने का, क्योंकि अभी आज ही अभी इसमें कोई सर्कुलर्स वगैरह नहीं आए हैं, ये नॉर्मल एक रिकमेंडेशन है। एंड ये पॉइंट नंबर 13 है जहाँ पे ये कुछ ऐसे सर्कुलर्स वगैरह टाइम टू टाइम देते रहेंगे जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, जो भी टैक्स पेयर्स को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे ITC को लेके कुछ इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपको जो फॉर्म 3B वर्सेस GSTR 2A के जो डिफरेंसेस हैं उसको ये ऑटोमेटेड करने जा रहे हैं। 2017-18 से लेकर 18-19 तक की बात बेसिकली ये कर रहे हैं। क्लैरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 75। यहाँ पे सेक्शन 75 जब सेक्शन 2 की बात हो रही है, इसको कुछ यहाँ पे रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी। अब है नेक्स्ट, मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस अंडर GST। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये GST की कंप्लायंसेस को प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ कंप्लायंसेस कुछ पॉइंट्स ऐड किए। पॉइंट नंबर 14 है जहाँ पे प्रपोजल टू कंडक्ट अ पायलट इन स्टेट ऑफ गुजरात फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार अथेंटिकेशन। यहाँ पे ये एक आधार अथेंटिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन हो तो जिस भी पर्सन का जो टैक्स पेयर है उसका जब रजिस्ट्रेशन है तो उसके थंब इंप्रेशन है। यहाँ पे क्या होगा कि जो बेसिकली फ्रॉड रजिस्ट्रेशंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। अगर होते हैं तो फिर उसमें वो इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। आपका जो पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा और ईमेल एड्रेस होगा CBDT के डेटाबेस से उसको फेच किया जाएगा और वहाँ से रजिस्ट्रेशन के OTPs वगैरह उसके बेस पे दिए जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है जिससे कि आप फ्रॉड वगैरह से बच सकते हैं, क्योंकि आपके नाम पे कोई भी कभी GST का रजिस्ट्रेशन ले सकता था तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी और ये केसेस बहुत सारे सामने आए भी हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 37, 39, 44 एंड 52 ऑफ CGST एक्ट इन्होंने क्या किया कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग का एक प्रोसेस कर दिया कि आप इसके बाद फाइल कर ही नहीं सकते। जैसे अभी तक क्या होता था कि आप बहुत सारे लेट फीस वगैरह देके कर सकते थे, बट आप फाइलिंग ही बंद हो जाएगी। सेक्शन 37 GSTR 1, 39 GSTR 3B या 3 जो भी है, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं, सेक्शन 52 GSTR 8 की बात कर रहे हैं। GSTR 8 मीन्स ये जो ई-कॉमर्स सप्लायर्स जो फॉलो करते हैं जो TCS की रिटर्न्स होती है उसकी TCS/TDS की। अब उसके बाद से इन्होंने दिया कि फॉर्म GSTR 1 को जो है वो अमेंडमेंट करना है सो दैट कि उसमें ई-कॉमर्स की रिपोर्टिंग प्रॉपर हो पाए। यहाँ पे पार्टी वाइज ई-कॉमर्स की रिपोर्टिंग जिसमें GSTR 8 वर्सेस 3B का कंपैरिजन मेन होगा, जो कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो अगर आपको GSTR 8 वर्सेस GSTR 3B पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में टैक्स अपडेट्स में जाके देख सकते हैं। रूल 88C जिसके साथ ही साथ DRC 01B भी इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि 3B वर्सेस R1 के कुछ डिफरेंसेस होंगे जो आपको डायरेक्टली नोटिस भेज दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इस टैक्स की पेमेंट नहीं करते हो या फिर आप इसको सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में नहीं लेते हो या डिपॉजिट नहीं करते हो तो आपको आगे रिटर्न्स फाइल करने से रोक दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट ये हो सकता है कि इन केस अगर आपने बाय मिस्टेक कोई डिटेल्स डाल दिए तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि नेक्स्ट मंथ आप उसकी एडजस्टमेंट करो, अदरवाइज वो आपकी DRC 01B में एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा जहाँ पे आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ सकती है।
अमेंडमेंट इन डेफिनेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट के डेफिनेशन में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आप कह सकते हो रिलेवेंट हो सकता है, बट हर किसी के लिए नहीं। इसके बहुत ही स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहाँ पे इसकी रिलेवेंस होती है।